नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं बिल्किस बानो गैंगरेप केस 2002 के विषय में कि किस तरीके से इनके जितने भी कन्विक्टेड 11 लोग थे उन्हें गुजरात सरकार के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। और यह रिलीज किया गया है दोस्तों 15 अगस्त 2022 के उपलक्ष्य में, जो 75 अमृत महोत्सव मना रहे थे हम लोग अपने आजादी का, उसी समय छोड़ा गया है दोस्तों। और ये पूरे सोशल मीडिया और चारों तरफ यही चल रहा है कि क्या ये बिल्किस बानो के साथ अन्याय जैसा नहीं है कि उनके इतना कष्ट सहने के बाद एक इतने सारे लोगों को कैसे कोई छोड़ सकता है, कैसे कोई छोड़ सकता है। इसी विषय पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं और सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के विषय में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि साल 2002 की वो शर्मनाक घटना जो गोधरा में कांड हुआ, जिस तरीके से लेकर के किस तरीके से कार सेवकों को मारा गया और ट्रेन में आग लगा दी गई मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। उसके बाद जो है दंगा दोनों तरफ से स्टार्ट हो गया दोस्तों, और इसमें एंटी मुस्लिम राइट्स शुरू हो गए और पूरे गुजरात के अंदर बहुत भयानक तरीके से दंगा हुआ दोस्तों, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों लोगों की जान गई और बृहत स्तर पर जान गई। इसी बीच दोस्तों उसी क्रम में 3 मार्च 2000 को दाहोद के नजदीक रणधीकपुर विलेज के पास बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ दोस्तों। और उस गैंगरेप में लगभग 19 लोग शामिल थे। 9 लोगों को तो बाद में कोर्ट ने छोड़ दिया था लैक ऑफ एविडेंस में, लेकिन 11 लोगों को सजा मुकर्रर कर दी थी दोस्तों। जिस समय गैंगरेप हुआ बिल्किस बानो जी के साथ, उस समय ये प्रेग्नेंट भी थी और 5 मंथ्स का प्रेग्नेंट थी। और इनके परिवार के लगभग लोगों को दोस्तों मार दिया गया था। 7 लोगों को मार दिया गया था जो मॉब थी उसके द्वारा दोस्तों। जो पुलिस में एफआईआर करने के लिए गई, आपको जान करके ताजुब होगा, पुलिस एफआईआर भी नहीं लिखी और इनके जो एविडेंस के साथ बहुत सारा टेम्परिंग की गई। बाद में ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर लॉन्च हुई और एफआईआर लॉन्च होने के बाद सीबीआई ने इस केस का पूरा जांच वांच किया। उसके बाद दोस्तों ये चूंकि मामला सेंसिटिविटी मैटर था, बहुत सेंसिटिव मैटर था, इसको लेकर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला जो है गुजरात में नहीं चल सकता है, ये बॉम्बे शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये मामला बॉम्बे शिफ्ट हो गया। और अब जो कि आप जानते होंगे कि जितने भी 2002 के दंगे थे उनमें जितने भी लोग थे उनको सारे लोगों को बरी कर दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये जो मामला हम बात कर रहे हैं अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों उन 11 लोगों के विषय में जिनको निचली अदालतों के द्वारा ट्रायल चला करके और लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई दोस्तों। ये जो सजा दी गई इन्हें, और चूंकि इन्होंने 14 साल अपना पूरा कर लिया है, चूंकि 2008 में ये जो है मैटर जो है दोस्तों इन लोगों को सजा दी गई थी, तो उस हिसाब से 14 साल इनका हो जा रहा है। तो 14 साल जब इनका कंप्लीट हो गया तो उसी को लेकर के दोस्तों ये गुजरात गवर्नमेंट ने इन्हें जो रेमिशन का जो है फायदा दिया है। और चूंकि आप जानते होंगे दोस्तों, नहीं भी जानते होंगे तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से ये 14 साल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 433A अगर आप पढ़ेंगे सीआरपीसी की तो वहां ये व्यवस्था दी गई है कि कम से कम आजीवन कारावास की सजा में आपको 14 साल की सजा जो है वो कंप्लीट करनी होगी। फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट वैसा ही किया है। और हम लॉ ऑफ रेमिशन पे भी बात करेंगे दोस्तों। तो उसी को लेकर के 14 साल जो है कंप्लीट हो गया है। और ये जितने भी कन्विक्टेड पर्सन थे दोस्तों, ये जो है ये सभी दोषी 14 साल पूरा होने के बाद अलग अलग कोर्ट में घूम रहे थे। कोई बॉम्बे हाई कोर्ट जा रहा था तो कोई गुजरात हाई कोर्ट जा रहा था। और गुजरात हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से लोग ये कह रहे थे कि हमें रिलीज कर दिया जाए, हमारा चूंकि जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट में हमने आधी सजा जो है पूरी कर ली है और हमें रिमिशन का फायदा मिलना चाहिए। इसको लेकर के सबसे पहली पिटीशन गुजरात हाई कोर्ट में गई। जो पिटीशन ले जाने वाले थे जिसका नाम था राधे श्याम भगवान दास शाह, ये गुजरात हाई कोर्ट गए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ ट्रायल जो है ये इसका बॉम्बे में चला है, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट गए। अच्छा, एक बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इस तरह का मामला गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो मामला गया था वो ले जाने वाले थे रुपेश भाई कोई, क्योंकि रुपेश भाई जो थे ये मामला फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ले गए कि भैया मेरा पूरा हो गया है सर, हमें रिलीज कर दिया जाए। अल्टीमेटली मामला जो है दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई आपने जो
आप जो रिमिशन को लेकर के मई 2022 में ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गया और उसी को लेकर के ये सारा बवंडर दोस्तों हम उसी पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मई 2022 को ये मामला रिमिशन के लिए डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को देना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गुजरात सरकार से पूछें एज पर द स्टेट 1992 रिमिशन पॉलिसीज। तो रिमिशन पॉलिसीज क्या कहती हैं, उसमें आप स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आपका रिमिशन पॉलिसी क्या कहता है। अगर आपका रिमिशन पॉलिसी कहता है तो इन्हें आप रिलीज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ रिमिशन का क्या है। तो दोस्तों आर्टिकल, भारत के संविधान के आर्टिकल 72 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। ये व्यवस्था जो है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है वो आपको सस्पेंड कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, किसी भी आपको जो लाइफ इंप्रिजनमेंट दी है उसको रिमिट कर सकते हैं। एक तो पावर प्रेसिडेंट के पास है भारत के संविधान के अनुसार। एक और पावर है दोस्तों भारत के संविधान के आर्टिकल 161 के अनुसार, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। यानी कि दो चीजें हैं दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल 72 में पावर है किसी भी सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट को सस्पेंड करने का भारत के राष्ट्रपति के पास, और भारत के संविधान के आर्टिकल 161 के अनुसार गवर्नर के पास पावर है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। अगर वो चाहे तो किसी के भी लाइफ इंप्रिजनमेंट को रिमिट कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, पार्डन कर सकती है, यानी कि उसे क्षमादान दे सकती है, जैसा आप जानते होंगे। नहीं भी जानते होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से। अच्छा, एक पावर और भी है, प्रिजन जो है दोस्तों वो अंडर द स्टेट सब्जेक्ट के मामले में आता है। और स्टेट सब्जेक्ट के मामले में आने के चलते अगर आप सीआरपीसी सेक्शन 432 सीआरपीसी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपको रिमिशन करने की व्यवस्था है। तो रिमिशन अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है, और यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई आप रिमिशन के लिए गुजरात सरकार के पास जाएं, गुजरात सरकार बताएगी कि क्या करना है। तो गुजरात सरकार ने दोस्तों एक कमेटी अपॉइंट कर दी अभी हाल फिलहाल में। तो कमेटी जब अपॉइंट की तो कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया कि हाँ भाई इन्हें छोड़ दिया जा सकता है, चूंकि सारे लोगों का जितने भी लोग थे, खैर उसमें एक जो था वो मर गए थे, और बाकी जो भी लोग जिंदा हैं जिनकी पिटिशन गई थी, तो उसमें जो रिपोर्ट आई है गुजरात सरकार ने जो कमेटी अपॉइंट की थी इसके लिए, उसने कहा कि सबकी सजा जो है वो माफ की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी को लेकर इन्हें सजा माफ कर दी गई है और सबको रिलीज कर दी गई है। और उसी में आपने देखा होगा कि सबको टीका और वो लगाया जा रहा है, जिस पर कि बवंडर चल रहा है कि गैंग रेप जितने भी दोषी थे उनको इस तरह से। तो खैर ये तो अपना अपना है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी हुआ है दोस्तों वो कानून के मादा ही हुआ है, और फिर इसे कानून के द्वारा ही चुनौती मिलेगी दोस्तों, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें आगे क्या हुआ। तो 14 साल की सजा देने के बाद अगर आप मैंने बताया भारत के सीआरपीसी अगर पढ़ेंगे 430A सीआरपीसी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां 14 साल आपको सजा काटना ही काटना है। ऐसा नहीं है कि आपकी सजा माफ हो जाएगी। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट जो गुजरात की है 1992 में रिमिशन पॉलिसी है, तो उस रिमिशन पॉलिसी के अनुसार इन्हें छोड़ा गया है, और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी सबसे जब किसी का कन्विक्शन होता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसे कम कर सकती है दोस्तों। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों कंसीडर करती है जब स्टेट गवर्नमेंट उनकी सजा का जो अपॉइंट की जाती है कमेटी, वो बहुत सारी चीजों को लैकुने को देखती है कि कहीं इनका जेल में जो थे बंद तो इसमें इनका रवैया तो ठीक था, वहां तो किसी से मारपीट नहीं की, वहां तो इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, सारा कुछ देख करके तभी किसी को रिलीज किया जाता है। अच्छा, किसी भी कैदी को अगर आप देखेंगे छोड़ने से पहले इन सारे पॉइंट पे जो है कंसीडर किया जाता है, और कंसीडर करने के बाद से ही जेल से रिहा किया जाता है, और इन्हें भी जेल से उसी क्रम में रिहा किया गया है। अब देखिए दोस्तों, इस केस में ऐसा नहीं है या हायर अथॉरिटीज के पास जाए, हायर कोर्ट्स में यह मामला चैलेंज जरूर हो जाए, और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिल्किस बानो के जो भी एडवोकेट होंगे वो इस पर काउंटर एफिडेविट ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जरूर ही फाइल करेंगे, और करना भी चाहिए। ये एक जो भी लास्ट रिसोर्ट है पिटिशनर्स के पास दोस्तों, उसका उपयोग करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर लगता है इन लोगों को कि नहीं गलत हुआ है तो ये बिल्किस बानो और इनके एडवोकेट जरूर अप्रोच करेंगे कोर्ट में, और करना भी चाहिए दोस्तों। मई 2022 में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से कहा कि रिमिशन कम कर सकते हैं, तो क्या उस समय रिमिशन कम नहीं किया जा सकता था? एकदम से कम किया जा सकता दोस्तों। ये सभी दोषी गुजरात हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। उस समय अगर सुप्रीम कोर्ट के मामला गया तो उस समय भी जो है
मामला अगर चला भी जाता तो भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले आ जाते, उस ऑर्डर के खिलाफ चले आते। लेकिन मामला उल्टा हो गया। बिल्किस बानो ऑनरेबल अब बिल्किस बानो ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगी, और क्योंकि स्टेट बोर्ड ने किसी के आदेश के खिलाफ जाया जा सकता है, और ये जो इनका रेमिशन माफ किया है गुजरात हाई कोर्ट ने इन 11 लोगों का, उसके खिलाफ निश्चित रूप से बिल्किस बानो अप्रोच करेंगी, और करना भी चाहिए दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या गैंग रेप प्रूफ होने के बाद, प्रूफ भी हो गया, तो जो भी लेडी के घर वाले हैं उन सभी लोगों को जो मारा भी गया, तो उन सभी के साथ क्या ये अन्याय है, क्या ये अन्याय नहीं है, और क्या ये न्याय है? आप अपने कमेंट बॉक्स में ना जरूर दोस्तों, और ये भी जरूर बताएं कि क्या इस तरीके से मर्सी की गैंग रेप के दोषियों को देना सही है हमारे समाज के लिए, और क्या उन लोगों के लिए जो 11 लोग जिन लोगों को सजा दी गई थी उनका इस तरह से स्वागत करना क्या सही है? निश्चित रूप से आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दो दोस्तों। और बाकी आपको ये YouTube चैनल कैसा लगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों मेरे YouTube चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।